दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है मध्य प्रदेश से। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में अब राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी जमकर बरसी बीजेपी के ऊपर। और मध्य प्रदेश इलेक्शन से पहले बहुत बड़े बड़े वादे कर दिए और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए एक बार फिर से सुनहरा मौका दिया है। प्रियंका गांधी वार्डर ने क्या कुछ कहा है आप देखेंगे इसी रिपोर्ट में। आपकी बार और ये ब्राइट इसको ब्राइट कर दो। सबसे पहले तो बहनों और भाइयों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी धूप में आप खड़े हैं और दूर दूर से आप मेरी बातों को सुनने आए हैं। आपका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। श्री रणदीप सुरजेवाला जी, श्री सुरेंद्र सिंह बघेल जी, श्री अर्जुन सिंह बघेल जी, श्री कमल किशोर पाटीदार जी, श्री मुजीब कुरैशी जी, श्री राज प्रकाश पहाड़िया जी, श्री रेव सिंह बालू जी, मंच पर उपस्थित सभी लोग, यहाँ के कांग्रेस के पदाधिकारी, नेतागण, आप सबका भी इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। जय जोहार, जय दंतिया मामा, जय बिरसा मुंडा जी और हर हर नर्मदे कहिए मेरे साथ एक बार, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। ये पूज्य संत कमलदास जी की धरती है, राजा श्री देवी सिंह जी की धरती है, बाबा साहेब अंबेडकर जी जैसे महापुरुषों की धरती है। यहाँ आकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है और सबसे ज्यादा गर्व इस बात का है कि ये आपकी धरती है। आप सब यहाँ मेरी बातों को सुनने आए हैं। आपके पूर्वजों ने इन महापुरुषों के साथ हमारी आजादी की लड़ाई लड़ी और इसलिए एक तरह से ये पावन धरती भी है। आपने मुझसे पहले जो चर्चा की इंदिरा जी की, आप सब जानते हैं कि मैं इंदिरा जी की पोती हूं। इसमें ताली बजाने का। आप उनको बहुत मानते थे और जितना आप उनको मानते थे, जितनी श्रद्धा आपके दिल में उनके लिए थी, उतनी ही श्रद्धा इस देश की जनता के लिए, खास तौर से मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए इंदिरा जी के दिल में थी। तो आज उनके गुजर जाने के 30 साल से ज्यादा गुजर गए हैं, लेकिन आप फिर भी उन्हें याद इसलिए करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि उनके दिल में आपके प्रति जो श्रद्धा थी वो एक गहरी और असली श्रद्धा थी। वो एक राजनीतिक रिश्ता नहीं था, एक भावनाओं का रिश्ता था, एक समझ और श्रद्धा का रिश्ता था। वो समझती थी कि आपकी संस्कृति क्या है, वो समझती थी कि आपकी संस्कृति पूरी दुनिया और मानवता की एक मूल संस्कृति है। प्रकृति की रक्षा, प्रकृति का आदर, चाहे जंगल हो, चाहे जल हो, चाहे जमीन हो, चाहे जानवर हो, सबका आदर करते हुए आपने अपने जीवन जिए और हमेशा कहती थी कि यही संस्कृति इस दुनिया की सबसे अच्छी संस्कृति है। तो उन्होंने कभी आपकी संस्कृति को बदलने की कोशिश नहीं की, उस पे कुछ थोपने की कोशिश नहीं की, हमेशा उसका आदर किया और उसी की तहत आपके लिए उन्होंने नीतियां बनाई। इसी तरह से चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे उसके बाद राजीव गांधी जी थे, उन्होंने भी इसी तरह से आपकी संस्कृति का आदर किया। आपके लिए जो नीतियां लाए उनसे आपकी भलाई हुई, आप आगे भी बढ़ पाए और साथ साथ जो आपकी परंपराएं थी, जो आपकी संस्कृति थी, उसको आप बचा भी पाए। आज जब मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने देखा कि बहुत सारे नौजवान खड़े हैं रास्ते में, सड़कों पे, और यहाँ भी मैं बहुत नौजवानों को देख रही हूँ।
मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें मध्य प्रदेश की सरकार ने रोजगार दिया है? जरा हाथ उठा के बताइए। रोजगार मिला? नहीं मिला है। और कितने ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने भर्ती की जो वो प्रतियोगिताएं हैं वो की हैं और पढ़ाई बीए, एमए, बीएससी, एमएससी तक की है? जरा हाथ उठाओ। तो तकरीबन सारे पढ़े लिखे हैं। और पढ़ाई आपने कैसे की? आपके माँ बाप ने मेहनत की आपको पढ़ाने लिखाने के लिए, आपकी फीस भरने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ी। कुछ किसान होंगे, कुछ नौकरियां कर रहे होंगे कहीं, सबने आपके लिए मेहनत की आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जो आज आपको समझनी है? आपकी जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं वो क्या है? सबसे पहले तो भयंकर बेरोजगारी है। आज सिर्फ प्रदेश में नहीं लेकिन देश में इतनी बेरोजगारी है कि 45 सालों से इतनी बेरोजगारी पूरे देश में नहीं रही है। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो आपकी सबसे बड़ी समस्याएं हैं, मैं सोचती हूं वो बेरोजगारी और महंगाई है। सही बोल रही हूं? महंगाई है समस्या बड़ी, बेरोजगारी है। तो मैं चाहती हूं कि थोड़ी चर्चा मैं इन दो समस्याओं के बारे में करूं। तो बेरोजगारी की मैंने बात की। अब आप अपने प्रदेश में अगर देखेंगे तो तमाम सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था में देखें आप तो हर स्तर पर, मतलब हर स्तर पर 90% से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। अब आप सबने हाथ उठाया कि पढ़े लिखे हो, रोजगार के लायक हो, तो ये पद खाली क्यों पड़े हैं? ये सवाल उठाना जरूरी है कि सरकारी पद इतने खाली हैं, कहीं 90%, कहीं 80%, कहीं 75%। तो आज तक जब 18 सालों से भाजपा की सरकार चल रही है तो ये पद भरे क्यों नहीं गए हैं? सबसे पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल कि अगर आपको रोजगार मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि ऐसी बात तो नहीं है कि कभी रोजगार नहीं मिले। एक जमाना था, शायद आपके दादों का जमाना, जहां लोगों को छोटे मोटे सरकारी रोजगार मिल जाते थे। कोई पियन का काम करता था, कोई सरकारी किसी बड़ी कंपनी में काम ले लेता था। उसके बाद आस्ते आस्ते वो कमा के मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता और उसके बच्चे आगे बढ़ के कोई और बड़ी नौकरी ले लेते। और वो नौकरियां जिन्होंने गरीबी से तमाम जनता को निकाला, ज्यादातर उस जमाने में कहां से आती थी? अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा, गंभीरता से देखेंगे तो आपको पता चलेगा तो कि ज्यादातर जो सरकारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती थी उनमें से नौकरियां निकल आती थी। उस समय जो बड़े बड़े उद्योगपति थे उनके नाम सब जानते होंगे, टाटा, बिरला। उस समय की बात अगर आप सोचें तो चाहे दांत मंजन से लेके गाड़ियों, साइकिल, ऐसी चीजें जिनका आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं, इन्हें वैसे बड़े बड़े उद्योगपति बनाते थे। तो आपको मालूम था कि चलो ये बड़े उद्योगपति हैं, ये काम करते हैं कि ये चीजें बनाते हैं और इससे हमें भी रोजगार मिल रहा है। तो आपको ऐसी फैक्ट्रीज से, ऐसी कंपनियों से रोजगार मिलता था। तो या तो बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां थी, या अगर निजी उद्योगपतियों की थी तो वो चीजों को बनाने का काम करते थे, जिनको आप जहां पे लेबर की जरूरत होती थी तो आप लोगों को वहां पे भी अपने मेहनत के बल पर नौकरियां मिल जाती थी। तो आज क्या हो रहा है? आज आप बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम जानते हैं कि नहीं? बताइए, कौन है सबसे बड़े उद्योगपति देश के? अडानी जी। और कोई बता सकता है मुझे कि क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? गाड़ी, दांत मंजन, ये खंबे, ये लाउड स्पीकर, घर के लिए सिर्फ क्या बनाते हैं? सीमेंट। क्या बनता है?
बेवकूफ बनाते हैं। चलो ये भी एक जवाब है। आप ये नहीं कह सकते कि क्या बनाते हैं, क्योंकि इनके साथ क्या हो रहा है, जो देश की जनता की जो संपत्ति थी, जो बड़े बड़े सरकारी उद्योग थे, जिनको आपकी मेहनत से बनाया गया, आपके लिए रोजगार बनाने के लिए, उनको मुफ्त में सौंपा गया है, कौड़ियों के दाम पे उनको दिया गया है। एक के बाद एक, चाहे आप BHEL लें, आप HAL लें, चाहे रेलवेज लें, जहां से आपको रोजगार मिलता था वो तो उनको सौंप दिए। आपकी संपत्ति उनके पास हो गई। वो कुछ बनाते नहीं है। जो आपने बनाया, इस देश ने बनाया, चाहे वो बंदरगाह हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे कोई भी बड़ी चीज ले लीजिए, वो उनको सौंपी जा रही है। तो आपके रोजगार कहां से आएंगे? छोटे उद्योगपतियों से, जो छोटे छोटे कारोबार चलाते हैं। लेकिन इस सरकार ने तो उनको भी खत्म कर डाला। सोचिए, पहले नोटबंदी लाए, अब जो छोटे दुकानदार हैं, यहाँ जो तमाम छोटे छोटे बिजनेस हैं, सबसे ज्यादा नुकसान नोटबंदी का किसने झेला? उन्होंने झेला। फिर कोविड आया, कोरोना, फिर से उन्होंने नुकसान झेला। अब सरकार पे दायित्व होता है कि आप नुकसान झेल रहे हैं, आपकी मदद करें। मदद नहीं हुई, ऊपर से GST आ गई। GST क्या है? GST वो टैक्स है जिसने छोटे दुकानदारों और छोटे बिजनेसों के नाक में दम कर दिया। वो टैक्स है जो आप हर छोटी सी छोटी चीज पर आप देते हैं। चाहे देश का किसान हो, डीजल, पेट्रोल, खाद, सब पे GST, ट्रैक्टर GST, हर चीज पे GST। चाहे आप दिवाली आ रही है, आपको कुछ खरीदने जाना है, त्योहार है, मेरी बहनें बैठी हैं, धनतेरस आएगा, आपके त्योहार है, आप कुछ खरीदना चाहते हैं, दुकान जाना चाहते हैं, त्योहार को मनाना चाहते हैं, आप जो भी चीज खरीदेंगे उस पे आज GST है। और GST वो टैक्स है जिससे महंगाई बढ़ती चली जा रही है। महंगाई इतनी बढ़ रही है कि जब आपको दुकान जाना पड़ता है, कुछ खरीदना पड़ता है, तो ये डर लगता है दिल में कि भाई मैं खरीद भी पाऊंगी। कि आपको अगर घर के लिए कोई आ रहा है, घर पे मेहमान आ रहा है, खाना बनाना है, कुछ 8-10 लोग आ रहे हैं, तो मन में आप सोचते होंगे कि ये 2-3 चीजें बनाऊंगी। दुकान जाती हैं तो आधी चीजें आप खरीद नहीं पाती। आप आज देख रहे हैं, पहले टमाटर का कितना दाम बढ़ गया था, अब प्याज का कितना बढ़ गया है। एक जमाने में मोदी जी खुद कहते थे, जब कांग्रेस की सरकार थी, कि देखेंगे सचिन सेंचुरी पहले मारेगा वर्ल्ड कप में या प्याज सेंचुरी मारेगी, कहते थे ना। अब मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि विराट ने तो सेंचुरी मार ली, प्याज की भी सेंचुरी हो गई, सरकार आपकी है, अब क्या बोलते हो? अब तो मुंह बंद हो गया। अब कोई सड़क पे उतर नहीं रहा है गैस के सिलेंडर को लेकर, क्योंकि जो सिलेंडर 400 में मिल रहा था उसे आप 12 से 1400 में दे रहे हैं। और चुनाव आने लगा, चुनाव के 2 महीने पहले चलो उसका दाम घटा दिया, 400 कर दिया। तो अगर 2 महीने पहले कर सकते थे तो इतने सालों से क्यों नहीं किया? तो अगर महंगाई कम करना आपके हाथों में है, तो ये जो 18 सालों से आप सरकार चला रहे हैं, जिसमें महंगाई बढ़ती चली जा रही है, देश का किसान परेशान है, देश का मजदूर परेशान है, देश का दुकानदार परेशान है, आपने कुछ नहीं किया। अब चुनाव आ रहा है तो घोषणाओं पे घोषणा। और मैं देख रही थी कि इस सरकार ने 22,000 घोषणाएं की हैं। जरा बताइए मुझे, 22 इन्होंने पूरी की हैं? 22 भी नहीं की। तो ये हुई महंगाई और रोजगार की बात, कि जो रोजगार बनाने के माध्यम थे उनको इन्होंने खत्म कर डाला। खेती किसानी भी थी, एक जमाने में लोग खेती से कमा लेते थे, आजकल बेचारा किसान कमा नहीं पा रहा है खेती से, पलायन करके जा रहे हैं उसके बेटे। और जिनके बेटे जवान बनने के लिए तैयारी किए, खूब उन्होंने संघर्ष किया कि हमारी भर्ती हो जाएगी, उनके लिए ये स्कीम ले आए, अग्निवीर की स्कीम, कि 4 साल करो सेना में काम और फिर घर लौटाओ।
तो आपको सोचने की जरूरत है कि ये सरकार आपके लिए कर क्या रही है। अब ये आदिवासियों का क्षेत्र है, आपका क्षेत्र है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि कुछ दिनों पहले मैं छत्तीसगढ़ में थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और मुझे गर्व होता है इस चीज को कहने में, और सब जगह मैं कहती हूं कि जहां भाजपा की सरकार ने, जहां जहां भाजपा की सरकार है, उन प्रदेशों में जो देश की और प्रदेश की संपत्ति है, मतलब जो आपका पैसा है, वो आपसे छीन के, देश के गरीब से छीन के, देश के किसान से छीन के, देश के मिडिल क्लास से छीन के को दिया गया है। और छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां आपकी संपत्ति वापस आपकी जेब में डाली गई है, क्योंकि जो हमारी नीतियां हैं वो यही करती हैं। वहां के आदिवासी क्षेत्र बस्तर को देखिए, आज बस्तर का नाम दुनिया भर में फैला हुआ है। दोस्तों हमारे इस पूरी रिपोर्ट में प्रियंका गांधी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।